हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 12 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किंग कोबरा को तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व में देखा गया है। आपको बताना है तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये देख लीजिए, हाल ही में महाराष्ट्र के तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व में किंग कोबरा को देखा गया है। किंग कोबरा का साइंटिफिक नाम क्या है? ओफियोफेगस हना। क्या नाम है? ओफियोफेगस हना। ये देख लीजिए, ये होता है आपका किंग कोबरा। इस प्लैनेट पर जितने भी जहरीले सांप पाए जाते हैं उनमें सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा, याद रखिएगा। और किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो कि अपने अंडों के लिए एग बनाता है। इसके अलावा कोई भी स्नेक जो है अंडों के लिए एग नहीं बनाता है, सिर्फ किंग कोबरा बनाता है। किंग कोबरा का जहर इतना जहरीला होता है कि 20 लोगों की मौत हो सकती है इसके एक बार के काटने में जो जहर दिया जाता है उससे। साथ ही साथ एक बहुत बड़े हाथी की भी मौत हो सकती है। तो हाल ही में किंग कोबरा कहाँ देखा गया है? महाराष्ट्र के तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व में। ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है आपका किंग कोबरा। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल ये जीता है एशली बार्टी ने। किसने? एशली बार्टी। ये देख लीजिए, ये हैं एशली बार्टी। इन्होंने विंबलडन वुमेन टाइटल जीता है। एशली बार्टी ने किसको हराया है? तो चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा दिया। किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो नाम याद रखिएगा, एशली बार्टी। इन्होंने विंबलडन वुमेन टाइटल जीत लिया है। 1980 के बाद एशली बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जिन्होंने विंबलडन वुमेन टाइटल जीता है। तो नाम याद रखिएगा, एशली बार्टी। देखिए, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। इसमें जो फ्रेंच ओपन होता है वो रेड सैंड पे खेला जाता है, रेड सैंड पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSN लैबोरेटरीज द्वारा DRDO के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है 2DG वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। आपको पता है ये MSN लैबोरेटरीज है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये देख लीजिए, आप सभी को पता है DRDO ने एक वैक्सीन डेवलप की थी कोविड के लिए। उसका नाम था 2DG वैक्सीन, 2 डाईऑक्सी डाईग्लूकोज वैक्सीन। ये एक ओरल वैक्सीन थी जो आप मुंह के द्वारा ले सकते थे। तो DRDO की इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हाल ही में MSN लैबोरेटरीज ने एग्रीमेंट किया है। तो DRDO की जो ये वैक्सीन है हैदराबाद स्थित MSN लैबोरेटरीज द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी। वैक्सीन का नाम रखिएगा 2DG, DRDO की वैक्सीन है। DRDO की बात करें, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO काफी समय से चर्चा में है क्योंकि DRDO द्वारा आकाश मिसाइल को डेवलप किया गया था जिसको अब इंडियन आर्मी के लिए BDL द्वारा यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसकी टोटल डील हुई थी 499 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बियन ओपन चेस चैंपियनशिप के दौरान मास्टर सेक्शन के चैंपियन रहे हैं निहाल सारिन। ये निहाल सारिन कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके केरला से। केरला के कोची के रहने वाले हैं निहाल सारिन। ये देख लीजिए, ये हैं निहाल सारिन। 2018 में इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने थे निहाल सारिन। देखिए, हाल ही में बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल है वहां पर सर्बियन ओपन चेस चैंपियनशिप हो रही थी। इसके मास्टर्स सेक्शन के चैंपियन कौन बने हैं? निहाल सारिन। नाम याद रखिएगा, निहाल सारिन ने सर्बियन ओपन चेस चैंपियनशिप में मास्टर सेक्शन को जीत लिया है। निहाल सारिन ने रशिया के व्लादिमीर फेदोसीव को हरा दिया है। तो नाम याद रखिएगा, निहाल सारिन इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं 2018 के। कहां से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हाल ही में सर्बियन ओपन चेस चैंपियनशिप में मास्टर सेक्शन को जीत लिया है। ये चेस चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? जियोफ्री डी बॉर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट की फर्स्ट सैटेलाइट एयरलाइंस कौन बन गई है जिन्होंने IATA टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है? तो कतर एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने IATA
टर्बुलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। ये देख लीजिए, कतर एयरलाइंस मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, जहां पे आपका सऊदी अरब वगैरह सब हैं, वहां की पहली एयरलाइन बन गई जिन्होंने IATA के टर्बुलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये जो IATA का टर्बुलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये टर्बुलेंस के इम्पैक्ट से एयरलाइंस को बचाने में हेल्प करता है। तो कतर एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की पहली एयरलाइन बन गई है जिन्होंने IATA के टर्बुलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। IATA की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, कुछ दिन पहले ही AWT एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन बनी थी? कोरियन एयरलाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स की जो ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी है, उसकी 12वीं बैठक को किसने होस्ट किया है? तो ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी, इसकी 12वीं बैठक को इंडिया ने होस्ट किया है। आपको पता है 2020 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है, प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होंगी इंडिया ही होस्ट करेगा। तो ये देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स की 12वीं मीटिंग हुई है, ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की। इसको इंडिया ने होस्ट किया है और इंडिया ने कहा कि एक STI लेड ब्रिक इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान होना चाहिए 2021 से 24 के लिए। क्या? 2021 से 24 तक के लिए STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान होना चाहिए, ताकि ब्रिक्स की सारी कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की फील्ड में एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो 2021 से 2024 तक के लिए ये कोऑपरेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इंडिया ने प्रपोज किया था 12वीं ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी में। देखिए, ब्रिक्स की बात करें तो 5 कंट्रीज की मेंबर हैं। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, हालांकि साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था 2010 में। ये तो थी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग, जो कि हुआ है इसका 12वां एडिशन। लेकिन कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और ये उसका 6वां एडिशन हुआ था। तो शायद एडिशन आपसे पूछ लें, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। क्या नाम है बुक का? द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है बलजीत कौर तुलसी। हालांकि इनका निधन हो गया है, लेकिन इस बुक के राइटर यही हैं, बलजीत कौर तुलसी। बुक का नाम क्या है? द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद साहिब जी। आप याद रखिएगा, ये बुक की पहली जो कॉपी थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दी गई है, ये इसलिए बुक चर्चा में है। और ये बुक की पहली कॉपी PM मोदी को किसने दी है? तो राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने दी है। आपको ये भी याद रखना है। तो बुक का नाम क्या है? द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। बुक को लिखा है बलजीत कौर तुलसी जी ने, और पहली कॉपी दी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। दी किसने है? KTS तुलसी, क्योंकि राज्यसभा सांसद है। ये गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 9th जो गुरु थे सिखों के, गुरु तेज बहादुर, इनके पिताजी थे गुरु गोविंद सिंह जी के। उसके बाद गुरु तेज बहादुर जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु बने थे। तब से ये गुरु ग्रंथ साहब सिखों का गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इन्होंने बंग बंधु चेयर कहाँ स्थापित की है? तो ICCR द्वारा बंग बंधु चेयर स्थापित की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इन्होंने बंग बंधु चेयर स्थापित की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इंडिया में ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव है ताकि बांग्लादेश और इंडिया के जो टाइज हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर किया सके। तो बंग बंधु चेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसने स्थापित की है? ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका बांग्लादेश की, करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। याद रखिएगा, इंडिया द्वारा फर्स्ट टाइम कोल एक्सपोर्ट किया गया है बांग्लादेश के रामपल पावर प्लांट को। रामपल पावर प्लांट इंडिया की हेल्प से बिल्ट किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर में इंडिया की पहली LNG फैसिलिटी प्लांट को किसने इनॉग्रेट किया है? तो भारत का पहला LNG फैसिलिटी प्लांट नागपुर में बना है और इसको इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी जी ने। किसने? नितिन गडकरी जी ने। ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी द्वारा हाल ही में नागपुर में देश का पहला LNG फैसिलिटी प्लांट, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये हैं नितिन गडकरी जी, अभी नागपुर में ही हैं। इन्होंने कहा कि बायोफ्यूल्स इनका यूज करने के लिए एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले याद होगा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम किसने लॉन्च की थी? गुजरात ने लॉन्च की थी।
ये जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है सिर्फ फूड ग्रेन ही इनकम का सोर्स ना हो, अदर सोर्स भी हो इनकम के, यही होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। जैसे आपका बायोफ्यूल है तो ये डाइवर्स इनकम हो जाएगी। बायोफ्यूल किससे बनता है? जैसे राइस सरप्लस से बन जाएगा, कॉर्न से बन जाएगा, शुगर से बन जाएगा, पैडी से बन जाएगा, किसी से भी बायोफ्यूल बन जाएगा। तो इंडिया की फर्स्ट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट नागपुर में इनॉग्रेट की गई, किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। गडकरी जी ने कहा है कि देखिए हम हर वर्ष 8 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर बायोफ्यूल बनने लगा तो शायद ये ऑयल इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडा। एपिडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। 1986 एग्जैक्ट याद रखिएगा। 1985 में एक्ट पास हुआ था, उसके एक वर्ष बाद एपिडा की स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए एपिडा ने वाराणसी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इस मीटिंग में एपिडा ने तो पार्टिसिपेट किया ही, एफपीओ, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और यूपी गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया। तो एपिडा द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यूपी के वाराणसी में मीटिंग की गई थी। वाराणसी के 200 फार्मर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे एपिडा ने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की? तो वाराणसी में ऑर्गेनाइज की। देखिए पूरा जो देश है वो आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और ये पूरा वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी 2022। तो इस मौके पर एपिडा द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एपिडा की बात करें, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, भले ही एग्रीकल्चर इसमें नाम आता है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करती है, इतना जरूर याद रखिएगा। एपिडा की स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एपिडा के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एम आगमुत्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया द्वारा 2+2 डायलॉग किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो सिर्फ एक कंट्री हो तो याद रखें, आप ये भूल जाइएगा कि 2+2 डायलॉग किसके साथ हुआ है। हालांकि ये रशिया के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो इस समय रशिया की यात्रा पे है। तो पहले इटली की यात्रा पे थे, फिर ग्रीस की यात्रा पे गए, फिर रशिया की यात्रा पे गए, फिर जॉर्जिया की यात्रा पे गए। खास बात क्या है, जॉर्जिया जाने वाले फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, एस जयशंकर जी। हालांकि वापस आते हैं टॉपिक पे, इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें रशिया की तरफ से वहां के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे सर्जी लेवरोव, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी ने कहा सब कुछ बदल रहा है लेकिन इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो वैसी की वैसी है। हालांकि याद रखिएगा कुछ दिन पहले रशिया और इंडिया में थोड़ी सी खटास आ गई थी यूएस के कारण, लेकिन अब यूएस में जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और वो इंडिया को इतनी वरीयता नहीं देती हैं। देखिए रशिया की हेल्प से तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। किस कंट्री की हेल्प से बनेगा? रशिया की। रशिया की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक अब रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक कहाँ है? रशिया में, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑल्टीट्यूड याक को इंश्योर करने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साइन किया है एग्रीमेंट। आपको पता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये देख लीजिए आप, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो कि अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित है, उसने हाई ऑल्टीट्यूड याक को इंश्योर करने के लिए, यानी जो जीवन बीमा होता है वो देने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इनका ये डर है कि अगर एक बार बारिश होती है सिक्किम में तो 500 से अधिक जो याक हैं उनकी मौत हो जाती है 2019 के दौरान। तो याक जो हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। ये देख रहे हैं ना आप, बालों वाला भैंसा इसको कहते हैं याक। इनकी संख्या काफी तेजी से घट रही है। 2012 से लेकर 2019 के बीच में याक की संख्या लगभग 25% घट गई। तो इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या किया गया है? पार्टनरशिप की गई है। हालांकि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा याक को, उसमें 15 दिन का वेटिंग पीरियड होगा क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ स्थित है? अरुणाचल के दिरांग में। दिहांग और दिरांग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हालांकि दोनों अरुणाचल में ही हैं। IUCN रेड लिस्ट में याक जो है वल्नरेबल है, जैसे आपका कोबरा है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। ट्विटर बहुत चर्चा में है अपनी कारगरियों के कारण। ट्विटर आपको पता ही है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनका ब्लूटूथ हटा दिया था, फिर रविशंकर प्रसाद जी का तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था कुछ दिनों के लिए। हालांकि ट्विटर
जिन्होंने पहले जो है धर्मेंद्र चतुर को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया था, लेकिन अब विनय प्रकाश को अपना न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर बना दिया है। देखिए, न्यू आईटी रूल्स जो हैं वो फरवरी में लाए गए थे और मई से लागू हो गए हैं। ये जो आईटी रूल्स लाए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 के तहत लाए गए हैं। ये मैंने आपको बताया फरवरी 2021 में नए आईटी रूल्स आए थे और मई 2021 में लागू हो गए हैं। आईटी रूल्स का कहना यह है कि आपके पास चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसका सोर्स क्या है, यानी कहां से जनरेट हुई है, वो पता होना चाहिए। तो ट्विटर की बात करें, 2006 में स्थापना हुई थी। जैक डॉर्सी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन कंपनी में एमडी एंड सीईओ की पोस्ट बनाई गई है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट समाप्त कर दी जाएगी? तो एलआईसी में जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एमआर कुमार जी, उनकी पोस्ट समाप्त कर दी जाएगी और एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको चेयरमैन की पोस्ट समाप्त करनी थी तो 4 दिन पहले ही आपने 62 ईयर्स क्यों की इनकी रिटायरमेंट एज? यार 10 काम करने हैं इनको। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एमडी एंड सीईओ की नई पोस्ट बनेगी और जो चेयरमैन है उनकी पोस्ट जो है हटा दी जाएगी। जैसे बैंक में होता है लगभग वैसे रहेगा, या फिर जो चेयरमैन रहेंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, जैसे बैंक में रहता है। अब एमडी एंड सीईओ बनने के बाद क्या होगा? एलआईसी को कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा, ना कि एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा। हालांकि जो ये पोस्ट क्रिएट की जा रही है एमडी एंड सीईओ की, इसको एलआईसी एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत क्रिएट किया रहा है। तो एलआईसी में अब एमडी एंड सीईओ होगा अलॉन्ग विद नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर में। कुछ दिन पहले ही जो एलआईसी के चेयरमैन है उनका टेन्योर यानी रिटायरमेंट एज क्या कर दी गई थी? 62 ईयर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जोवेनिल मॉइज हाल ही में इनकी हत्या कर दी गई। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो जोवेनिल मॉइज ये हैती के प्रेसिडेंट थे। कहां के? हैती याद होगा आपको, एक बार भूकंप आया था। कैरेबियन कंट्रीज है हैती। ये हैं जोवेनिल मॉइज, हैती के प्रेसिडेंट थे, इनकी हत्या कर दी गई है। नाम याद रखिएगा, जोवेनिल मॉइज हैती के प्रेसिडेंट थे, इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या इतनी ज्यादा की गई है कि 12 गोलियां मारी गई इनको। तो सोचिए, इस तरह से असैसिनेशन हुआ है हैती के प्रेसिडेंट जोवेनिल मॉइज का। तो आप पिक थोड़ा और गौर से देख लीजिए। ये हैं जोवेनिल मॉइज, हैती के प्रेसिडेंट थे, इनकी हत्या कर दी गई है। तो अब नए अपॉइंट होंगे कल, तो कल मैं आपको हैती का मैप दिखाऊंगा और हैती के विषय में बताऊंगा। ये है आज की वीडियो क्वेश्चन, इजिली आप इनका जवाब दे पाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।